हेलो स्टूडेंट, कल अपने एक इसका मैं पहले चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था। आज सेकंड पार्ट में दूसरा जो पॉइंट है अपने कि मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें दूसरा अपने पास आता है आयनिक सॉलिड्स के बारे में। दीज आर रिजिड सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड देयर constituent particles are ions. There are strong electrostatic force of attraction in these compounds containing anions and cations. इसका मतलब ये है कि आयनिक सॉलिड वे होते हैं जिनमें एनायन और कैटायन दोनों मिलकर के आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक सॉलिड्स का निर्माण करते हैं। इसी कारण से जब आयनिक और अपने कहा कि एनायन और कैटायन आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। इसी कारण से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। हम इनकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है। तो ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल यानी होता है क्षण भंगुर, यानी जो आसानी से टूट जाते हैं, ठोकने पर पीटने पर जो टूट जाते हैं। कुछ चीजें ये भी होती है कि रीडली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। एक चीज और, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉर्मली पोलर नेचर के होते हैं और हमने पढ़ा है कि जो पोलर नेचर का होता है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। Their aqueous solution is conductor of electricity, but these are non-conductor of electricity in solid state. एक और चीज मुझे ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि NaCl जो क्या है अपना एक आयनिक सॉलिड्स है, ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे भी इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होने लगती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में फ्री हो जाते हैं। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब फ्री आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो आयंस ही इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ले जाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, NaCl इन सॉलिड स्टेट द लाइक behave of non-conductor, but in aqueous solution the NaCl behaves like a conductor of electricity. इसके कुछ एग्जांपल समझ रखने हैं। NaCl जो भी हमने आपको बताया था, एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इजी वे में शाइनिंग भी करते हैं, कुछ चमकदार भी होते हैं, कुछ शाइनिंग नहीं भी करते हैं। दूसरी चीज कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयन से मिलकर के ही बने होते हैं, यानी एक उसमें एनायन होगा तो उसमें कैटायन होगा। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस which expand in suitable manner in sea of free electrons। एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये सभी कैटायन से ही मिलकर के बने होते हैं, एनायन से मिलकर के बने नहीं होते हैं। एक चीज अपने माइंड में डाल लेना कि जितने मेटालिक सॉलिड होते हैं वो कैटायन से मिलकर बने होते हैं। और कैटायन का मतलब क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण या रिलीज करने के कारण इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। एक और चीज हम लोगों से ध्यान रखनी है कि these free electrons are also free to move in solid state। ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सभी उस सॉलिड स्टेट में मूव करते हैं। सो मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण से जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि जो मेटल होते हैं वो हीट करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि दो टाइप से अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एक अपन मेटेलिक कंडक्टर्स पढ़ते हैं और एक अपन आयनिक कंडक्टर्स पढ़ते हैं। आयनिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो हीट बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इनकी हीट इंक्रीज करने पर, इनको गर्म करने पर इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या चीज है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कि जब इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव क्या करते हैं? लो पोटेंशियल से
हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक चीज और रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो होता है। मान लो एक बैटरी है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसी वे में वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो करंट की तरफ फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो कुछ चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज रखनी है कि मेटल शो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी एंड मैग्नेटिक लस्टर। कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये डक्टिलिटी को शो करते हैं, मैलेबिलिटी को शो करते हैं और मैग्नेटिक लस्टर। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अपन ने क्या किया, इसको पतले पतले तारों में बदल दिया। जैसे कि अपन गोल्ड के बार बनाते हैं, कि कई सारे ऑर्नामेंट्स अपन बनाते हैं, तो वो डक्टिलिटी नीचे का होता है। मैलेबिलिटी का मतलब ठोकने पीटने पर उन चंद्रों में पतली पतली शीट्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक लस्टर यानी होता है मेटल जो होते हैं चमकदार होते हैं, यानी धूप में रखने पर ये चमक उत्पन्न करते हैं, जैसे स्टील के बर्तन वगैरह हमारे घर में जो होते हैं। और एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर मेटेलिक सॉलिड से ही बने होते हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी जानेंगे, और जो मैंने आपको अभी तक समझाया है बताया, इसको एक बार और आपको सुनना पड़ेगा। और ये जो है अपनी कॉपी में नोट्स में आप बता लीजिए, 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। लास्ट एक और अपने पास बचेगा जो नेटवर्क सॉलिड्स कहलाते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। इस साल 2019 में भी इसके क्वेश्चन बना था, 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन बना था कि नेटवर्क सॉलिड्स का कोई एग्जांपल आप लिखिए। तो बड़े से सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कई बार इतना घुमा के बोल जाता है कि हमें उसका आंसर मिल नहीं पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवलेंट का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड के बारे में बात करेंगे जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेटवर्क सॉलिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। जितने भी नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वे सभी नॉन मेटल से ही मिलकर के बने होते हैं, which can be called molecular crystals। और इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स आपको होते हैं तो इनकी साइज थोड़ी बड़ी मिलती है, तो क्रिस्टल शेप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दो अलग अलग चीजें हैं, जिनके बारे में हम अभी इसके बाद अपन स्टडी करेंगे। इन दीज सॉलिड्स नॉन मेटल्स फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे जितने सॉलिड्स हैं नॉन मेटल्स से मिलकर बने होते हैं, उसमें बड़ा सा जालनुमा संरचना पाई जाती है, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब कोई एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं और जो बॉन्ड उनके बीच में क्रिएट होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज एंड ग्रेफाइट। मोस्टली एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डायमंड की क्वालिटीज क्या है, ग्रेफाइट की क्वालिटीज क्या है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको मेरी बातों पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है कि डायमंड एक प्योर एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, यानी कि कार्बन ही इसमें पाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो होता है इसमें डायमंड के अंदर एक कार्बन अगर 4 कार्बन से अटैच रहता है तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है उसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मजबूत होने के लिए हार्डनेस सब्सटेंस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, नॉर्मली हम बात करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। टेट्राहेड्रल शेप इसका होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्टर नहीं करता है। अगर मान लो हमें कोई स्टोन दे दिया जाए, पता लगा जाए, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डायमंड है या नॉर्मली स्टोन है या कोई ग्लास है, तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर अपन सन की लाइट में रख देते हैं तो स्टोन क्या होता है जल्दी से गर्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन डायमंड क्या होता है वैसा वैसे रहता है, उसके ऊपर कोई हीट का इफेक्ट नहीं होता है, शाइनिंग को ज्यादा करता है, अंधेरे में भी मतलब डार्क एरिया में रखने पर भी थोड़ा सा शाइनिंग करता है, चमकता है, इसलिए इसकी इजी वे में पहचान कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ग्रेफाइट।
इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ग्रेफाइट जो होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों ही प्योर एलोट्रॉप्स कार्बन के हैं। दूसरा हमें डिफरेंस ध्यान रखना है कि मैंने आपको लिखा था यहाँ पर डायमंड क्या है टेट्राहेड्रल शेप में, लेकिन हमारे पास ग्रेफाइट क्या है हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है। हेक्सागोनल शेप मिलने के कारण इसमें लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेयर आसानी से फिसल जाती है, इसी कारण से इसी वे हम इसको सॉफ्टनर से सॉफ्ट कर सकते हैं, है ना। पेंसिल वगैरह में ग्रेफाइट होता है इसको इजीली सॉफ्ट किया जा सकता है। लस्टर एंड स्लिपरी सॉलिड्स, लस्टर चमकदार भी होता है, चमकता भी है, स्लिपरी चिकना होता है, फिसलने वाला होता है, इसलिए इसका यूज हम लुब्रिकेंट्स के रूप में भी करते हैं। जैसे सॉलिड लुब्रिकेंट्स के लिए अगर आता है एग्जांपल कि ऐसा कोई सॉलिड लुब्रिकेंट्स का नाम बताइए जिसका यूज किया जाता है, तो इसी में आपको आंसर दे देना है ग्रेफाइट का। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है, इसका रीजन मैंने आपको लिख के दिया बिकॉज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बस आप ये 5 मिनट याद रख लेंगे तो आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। एक चीज और अगर आपको याद दिख रहा होगा तो क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, ध्यान रखिए क्वार्ट्ज क्या होता है, कभी सुना होगा नाम वगैरह। जितनी वॉच पहनी जाती है ना उसके अंदर क्वार्ट्ज वर्ड लिखा रहता है, उसका कारण ये होता है कि जितने भी सुई वगैरह है उसमें जो निडल्स बनाई जाती है क्वार्ट्ज होता है, उसमें जंग नहीं लगती है, खराब नहीं होता, हल्का होता है। एक है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड भी एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं या मतलब कोई भी उपकरण या टूल्स बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड क्वार्ट्ज से ही बने रहते हैं। इसको भी आप नोट डाउन लीजिए मेरे नोट्स बुक में, लिख लीजिए जल्दी से। सॉलिड्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में हम एमोर्फस को एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, द सॉलिड सब्सटेंसेस इन व्हिच constituent particles are arranged in three-dimensional network are called crystalline solid। यानी कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका अरेंजमेंट फिक्स रहता है, चेंजेस नहीं होता है, बदलता नहीं है, फिक्स तरीके में रहेगा, कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, कोई छूटेगा नहीं। तो फिक्स अरेंजमेंट होने के कारण की ज्योमेट्री क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंजेस नहीं होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड किसी के साथ जुड़े हो इनका मेल्टिंग पॉइंट वही रहता है जो इनके प्योर फॉर्म में बना रहता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम एमोर्फस सॉलिड भी एग्जाम में दे देता है कि एमोर्फस सॉलिड के बारे में कहें तो उनको जो कहते हैं कि एमोर्फस सॉलिड होता क्या है या नॉन क्रिस्टलाइन है, दोनों एक ही बात है। Those solid substance in which constituent particles do not have certain orderly arrangement। एक चीज याद रखिए कि जितने भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनके जो constituent particles होते हैं इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं रहता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल इसमें बता देता हूँ किस तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि बराबर एक जैसा ही शेप में बने रहते हैं कि बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं जिनका अरेंजमेंट फिक्स रहता है। लेकिन अगर अपन नॉन क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, गैप की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर जो अरेंजमेंट होता है जैसे दो साथ में, फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया, फिर तीन ये साथ में आ गए, फिर यहाँ पर इसके नीचे जो एक लेयर होगी उसके अंदर एक बड़ा सा गोल हो गया, गैप हो गया, गैप को भर दिया, फिर वापस से नीचे गैप हो गया, इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। किसी लेयर में ज्यादा पोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, किसी में कम पोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो जितने भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट अलग अलग रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है ना, अरेंजमेंट अलग अलग है, इसीलिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इनके टाइप्स में आपको याद रखना, इनके हमारे पास मैंने डिफरेंस करके नीचे बता रखा है, एक टेबल बना रखी है। प्रॉपर्टीज को देखेंगे अपन, शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप होता है फिक्स रहता है, डेफिनेट है, रेगुलर ज्योमेट्री रहती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर ज्योमेट्री बदलती रहती है, जैसे कोयला, कोयले का आकार भी एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, कि डायमंड का आकार सेम रहता है।
अरेंजमेंट अरेंज इन रेगुलर मैनर। अभी मैंने आपको मैंने बताया था कि इनका अरेंजमेंट रेगुलर मैनर के फॉर्म में रहता है, और एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनका रेगुलर नो रेगुलर अरेंजमेंट। इसीलिए कम क्वेश्चन आर्टिकल के क्षेत्र में ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे भी मैंने कहा था कि जितने भी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं इनका एक अरेंजमेंट फिक्स रहता है, ज्योमेट्री फिक्स रहती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी साफ फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन जितने भी एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता बढ़ता रहता है, इनडिफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे कोयला, कोयले के ऊपर अलग पड़े 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, तो उनमें से किसी कोयला का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसी का कम है। आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और हमारे पास आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक है आइसोट्रोपिक है। इसके बाद जो टॉपिक लूंगा उसमें मैं यही चीज बताऊंगा कि आइसोट्रोपिक क्या है और आइसोट्रोपिक क्या है। क्वेश्चन होता भी और नेचर, नेचर के अंदर जब बात करते हैं अपन तो ये रियल सॉलिड्स कहलाते हैं, और इस सूडो यानी आभास का एक सॉलिड है, ये सॉलिड के नेचर के नहीं रहते हैं। सुपर कूल लिक्विड भी नहीं पाया जाता, जैसे गिलास कांच होता है सुपर कूल लिक्विड, जबकि सन की लाइट जो उसको लगातार गिरती रहती है। हम देखो कितनी बिल्डिंग्स वगैरह के जो ग्लास लगे होते हैं वो ऊपर से पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं, इसी कारण से कभी-कभी खिड़कियां जाम हो जाती है, उन्हें सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। एग्जांपल देना है NaCl, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन आते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर ये एमोर्फस सॉल्यूशन आते हैं, ग्लास, रबर और प्लास्टिक। इसको भी आप लिख लीजिए और घर पर रेगुलर इसकी स्टडी कीजिए, और जो मैंने बोला है उसको बात सुनते रहिए और याद करते रहिए। जल्दी से लिखिए इसको।